नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। देखो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके टॉप में सबसे ऊपर जो कंडक्टर होता है उसको हम आर फेज कंडक्टर कहते हैं, या फिर वाई फेज कंडक्टर कहते हैं, या फिर बी फेज कंडक्टर कहते हैं, या फिर आर्थ कंडक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके टॉप में सबसे ऊपर जो कंडक्टर होता है उसको हम आर्थ कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का फिगर है। इसमें सबसे ऊपर ये जो सिंगल वायर है यही होता है हमारा आर्थ कंडक्टर। तो इसका काम क्या होता है, देखो ये जो हमारा आर्थ कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू जमीन के साथ कनेक्ट होता है। जब बिजली गिरता है, इस पर जब बिजली गिरता है तब क्या होता है, जो हाई वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस होता है उसको ये डायरेक्ट क्या करता है ना, जमीन को ट्रांसफर करता है, जिससे ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये सेव रहता है, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू। देखो जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू होता है, या फिर एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू होता है, या फिर आरएमएस वैल्यू बाय पीक वैल्यू होता है, या फिर पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू होता है। तो इसका आंसर होगा जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका वैल्यू क्या रहता है, साइनसोइडल वेव के लिए, ये जो साइनसोइडल वेव है इस साइनसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1.11 रहता है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 होता है, और जो एवरेज वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू बाई पाई होता है। इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1.11 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1.11 होता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट फील्ड कॉयल ऑफ ए डीसी मोटर है। देखो जो डीसी मोटर होता है उसका डीसी मोटर का जो शॉर्ट फील्ड कॉयल होता है उसका रेजिस्टेंस कम रहता है और नंबर ऑफ टर्न भी कम रहता है, या रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ टर्न कम रहता है, या रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा रहता है, या फिर रेजिस्टेंस कम रहता है और नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट फील्ड कॉयल होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और उसका नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये हमारा मतलब शॉर्ट फील्ड मोटर है, इसमें ये है आर्मेचर वाइंडिंग और ये है शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग। जो शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग होता है इसका रेजिस्टेंस हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, और आर्मेचर वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कम रहता है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो ये हमारा शॉर्ट फील्ड का रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम होता है। तो इसीलिए शॉर्ट फील्ड का ज़्यादा रहता है रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेट ऑन एसी सप्लाई इट विल। देखो जब हम एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, स्पार्क बहुत ज़्यादा होगा, या एफिशिएंसी कम होगा, या पावर फैक्टर कम होगा, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक डीसी सीरीज मोटर मीन्स डीसी सप्लाई वाला मोटर को अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो उसमें ऑल ऑफ दिस, स्पार्क भी होगा, एफिशिएंसी भी कम होगा और पावर फैक्टर भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो डीसी सीरीज मोटर को अगर हम एसी सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, मास ग्रेटर जो स्पार्किंग होता है वो प्रोड्यूस होगा, पावर फैक्टर बहुत लो होगा, और एफिशिएंसी भी मोटर का पावर मीन्स कम होगा। और इसको ये जो हमारा ये लॉस हो रहा है, एफिशिएंसी कम हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, पावर फैक्टर कम हो रहा है, इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें हम कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं इसी लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। देखो
ट्रांसफार्मर में जो ऑयल हम यूज करते हैं वो स्लज फ्री होना चाहिए या फिर ऑर्डर फ्री होना चाहिए या गैसेस फ्री होना चाहिए या मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं वो मस्ट भी मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, ब्रेदर का यूज करते हैं। ब्रेदर का काम क्या होता है, सिलिका जेल जो रहता है ब्रेदर में जो सिलिका जेल रहता है वो बाहर से जो एयर अंदर की तरफ आता है उससे मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, बाकी एयर को ऑन ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री होता है लेकिन हमारा मॉइस्चर एंट्री नहीं होता है। तो ये जो फिगर देखो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का फिगर। इसमें ये जो येलो वाला पोर्शन एरिया है ये हमारा ऑयल का ट्रांसफार्मर ऑयल का फिगर है। तो इसका काम क्या होता है ना, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ये पहला काम होता है ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग करता है। दूसरा काम क्या होता है, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्डलिंग ऑफ कंडक्टर इज डन प्राइमरीली। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो कंडक्टर होता है सिंगल कंडक्टर के बदले हम क्यों बॉन्डलिंग कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें रिएक्टेंस को कम करना होता है या फिर रिएक्टेंस को इंक्रीज ज़्यादा करना होता है या जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है उसको इंक्रीज करना होता है या फिर रेडियो इंटरफेरेंस को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा जो कंडक्टर हम बॉन्डलिंग कंडक्टर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरीली हम उसको ये जो रिएक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। देखो ये जो फिगर है ये हमारा बॉन्डलिंग कंडक्टर का फिगर है। अगर एक ही कंडक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कंडक्टर। लेकिन देखो इधर 3 कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये और एक कंडक्टर है, ये और एक कंडक्टर है, तीनों के बीच में ये स्पेसर है। इसी स्पेसर क्या करता है, तीनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉन्डलिंग कंडक्टर कहते हैं। कभी कभी 4 ये कुछ ऐसा ही रहता है 4 कंडक्टर वाला 1 2 3 4 ये भी होता है हमारा बॉन्डलिंग कंडक्टर। इसके बीच में भी स्पेसर रहता है, ऐसे ही स्पेसर रहता है। तो ये चाहे 3 कंडक्टर वाला बॉन्डलिंग कंडक्टर हो या 4 कंडक्टर वाला हो, इसको हम क्यों करते हैं ना, इसको हम रिएक्टेंस को कम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग दैट इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू कोर। देखो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इस टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के पास हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट रखते हैं या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास वाइंडिंग करते हैं या आइदर लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज किसी भी टाइप वाइंडिंग को कोर के पास रखते हैं या सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को ही हम कोर के पास वाइंडिंग करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है कोर उस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में कोर के पास हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कोर है, ये देखो कोर है। कोर के ऊपर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है देखो ये वाला, ये जो मार्क है ये हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो कोर के पास हम लो वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं। तो आंसर क्या होगा ना, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोर के बाद मीन्स कोर के पास लो वोल्टेज वाइंडिंग ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्यों रखते हैं कि देखो वोल्टेज अगर जितना लो रहेगा उसके लिए इंसुलेशन भी उतना कम रहेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन भी ज़्यादा होगा। तो देखो ये कोर है, अगर कोर के पास हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे तो इसके लिए जो इंसुलेशन होगा वो उसका इंसुलेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम अगर हाई वोल्टेज रखेंगे कोर के पास, अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे तो इसका इंसुलेशन भी कम रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर के पास हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर गिव्स। देखो एक ट्रांसफार्मर की जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तब हमें आयरन लॉस मिलता है या फिर कॉपर लॉस मिलता है या फ्रिक्शन लॉस मिलता है या टोटल लॉस मिलता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी ट्रांसफार्मर की हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तब हमें आयरन लॉस मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और कॉपर लॉस कब मिलता है ना, जब हम किसी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमें कॉपर लॉस मिलता है और ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस मिलता है। और ये जो फ्रिक्शन लॉस है ये तो ट्रांसफार्मर में नहीं मिलता है, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का फिगर, देखो ये वाला। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पान ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन टावर टेक्स प्लेस। देखो मान लो ये एक टावर है ये और एक टावर है,
दोनों के बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका शेप कैसा होता है, ये जो स्पान का शेप है ये हमारा हाइपरबोला शेप होता है या फिर पैराबोला शेप होता है या कैटनरी शेप होता है या नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ट्रांसमिशन लाइन का जो स्पान होता है दोनों टावर के बीच में, ये एक टावर है, ये दोनों टावर के बीच में जो स्पान होता है इसका शेप क्या रहता है, कैटनरी रहता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग व्हिच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज यूज। देखो जो ब्रेकिंग होता है वो नॉर्मली 3 टाइप का होता है, एक होता है रीजनरेटिव, दूसरा होता है प्लगिंग, तीसरा होता है डायनामिक। तो इनमें से कौन सा ब्रेकिंग में हमें एनर्जी सेव होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में या प्लगिंग में या डायनामिक में या ऑल ऑफ दिस सभी में मिलता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है इसमें एनर्जी सेव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये कब होता है, ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है ये हमारा जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में घूमता है तब ये ब्रेकिंग को हम यूज करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज करते हैं। और इसके ये एनर्जी सेव क्यों करता है, क्योंकि ये जनरेटर जैसा काम करता है। देखो ये जो मोटर वर्क होता है एक जनरेटर जैसा काम करता है। एक मोटर जब एक जनरेटर जैसा काम करता है मीन्स उसका नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में घूमता है, तो अब हम इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग को काम यूज करते हैं और इसमें एनर्जी सेव होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।